तो लेक्चर 4 में आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब आगे जितने भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे वो सारे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं ना। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n ऑर्डर का, इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए। ए ट्रांसपोज का मतलब किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज मिलता है। तो वो दोनों ही इक्वल हो जाए तब ये मैट्रिक्स आपका कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सममित हिंदी में एक जैसा ही दिखाई देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद भी एक जैसा दिखाई देंगे, तो मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे उसको अब नोटेशन के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो नोटेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। क्योंकि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो वो जो ए आई जे जो हम हमेशा जनरल लिखते हैं वो जे आई में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा है ना। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब कि यदि मैं कोई मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो ये जो 2 जो है आपको 1 2 पे है तो 2 1 पे भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 3 पे 3 है तो 3 1 पे भी 3 आ जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि A12 जो इक्वल हो जाएगा A21 के, क्योंकि हम Aij इक्वल टू AJI लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इसके जो सफिक्स हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने के बाद जो हमको एलिमेंट मिलेगा वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा। तो इस तरीका से हम मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लिख दिए, जैसे यहाँ पे 6 लिखे तो ये 2 3 है तो 3 2 पे कौन आ जाएगा? फिर से 6 और यहाँ पे 7 ले लिया। तो ये जो मैट्रिक्स हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो फिर से क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो उसी को जनरल फॉर्म में हमने ये लिख दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए लिया हमने, यहाँ पे A12 है तो यहाँ पर भी A12 हो जाएगा, दोनों सेम एलिमेंट। यहाँ पे A13 है तो यहाँ पे 3 1 में आपको सेम एलिमेंट मिलने वाला है। इन द सेम वे यदि A1 है तो यहाँ पे A1n भी यहाँ पे क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, ऐसा। तो मेन जो हमको समझना है वो क्या है कि Aij इक्वल टू AJI फॉर ऑल I एंड J। जो भी I और J वेरी करेगा, जितने भी ऑर्डर का हो आपका मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे हम n क्रॉस n मैट्रिक्स का ले रहे हैं, n क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसके लिए I आपका n तक वेरी करेगा, J n तक वेरी करेगा। तो जैसे ही उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो उसके सेम वैल्यू रहेगा वो। चलिए अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि यदि हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका डायगोनल एंट्री कैसा होना चाहिए। तो डायगोनल एंट्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आई इक्वल टू जे करना पड़ेगा। नोट में देखिए आई इक्वल टू जे करना पड़ेगा। देन ए आई जे इक्वल टू जे आई, दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल टू ए आई आई। ये तो ए आई आई जो है, ए आई मतलब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमको स्पेशल कोई अलग से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब क्या कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी एनी नंबर, कि जब भी हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक की बात करते हैं तो उसका जो डायगोनल एंट्री है वो आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल एंट्री का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो हमको क्या देखना है? एंटी डायगोनल एलिमेंट जो उसके सेम वैल्यू पे होना चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। A12 है तो A21 उसका सेम वैल्यू होना चाहिए, तो आपको क्या दे देगा? वो सिमेट्रिक दे देगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक के आगे हम इसके प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं एन ऑर्डर के, और के कोई भी नंबर है, देन यदि उस के को सिमेट्रिक मैट्रिक में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। के ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी दोनों सिमेट्रिक्स हैं तो उनका सम भी हमको हमेशा क्या मिलने वाला है? सिमेट्रिक मिलने वाला है। ध्यान देंगे, सम भी सिमेट्रिक मिलने वाला है। चाहे तो आप एग्जांपल इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे ए हमने ले लिया 1 2 2 0, है ना। दूसरा हम बी ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 2 3 3 4 ले लिया, ये ऐसा। देखिए दोनों सिमेट्रिक है। इसके जो एंटी डायगोनल वाले एलिमेंट है वो क्या है? सेम है ना। ध्यान देंगे मैं 2 बाई 2 का केवल लिया हूँ, और इसको जब हम सम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या जुड़ेंगे यहाँ पे? A11 का B11 के साथ तो 2 1 3 हो जाएगा,
2 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 2 3 5 और 4 + 0 4 हो गया। तो देखिए हमको फिर से क्या मिला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिला। हमको डायगोनल से मतलब नहीं है। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो डायगोनल से कोई मतलब नहीं है हमको। उसके बाद की जो वैल्यू है, यदि A12 है तो वो A21 इक्वल होना चाहिए। यही एक डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, जो कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल के रूप में समझा इसको, A + B इज सिमेट्रिक। अब चाहे तो इसको प्रूफ के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे कि A और B सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा और B ट्रांसपोज इक्वल टू भी क्या होगा, B होगा। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, A + B ट्रांसपोज इक्वल टू A + B दिखाना पड़ेगा। तभी हम कहेंगे कि A + B क्या है, सिमेट्रिक है। अब ध्यान दें, हमको A + B लाना है प्रूफ करने के लिए। तो A + B ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज जो ऑपरेशन है हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। तो हो जाएगा A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अभी हमने देखा कि A और B दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है। तो A ट्रांसपोज की जगह हम A लिख सकते हैं, प्लस B ट्रांसपोज की जगह B लिख सकते हैं। तो देखिए A + B ट्रांसपोज से हम चले थे और कहाँ पहुंच गए, A + B तक। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A यदि होता है तो A हमारा सिमेट्रिक है। तो उसी प्रकार यदि A + B का ट्रांसपोज A + B ही मिल गया हमको, तो A + B भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सिमेट्रिक हो जाएगा। अगला जो प्रॉपर्टी है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर। ए और बी का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा हमको, यदि ए और बी क्या करें, कम्यूट करें। देखिए यहाँ पे हमको दिखाना है ए बी का ट्रांसपोज ए बी, तभी हम कहेंगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए ये क्या होता है, रिवर्सल लॉ को होल्ड करता है। ये हमारा जो ट्रांसपोज होता है जिसको हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान देंगे पिछले मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टियां हैं वो आपको दिमाग में रखना है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज क्योंकि बी हमारा सिमेट्रिक है इसलिए हमने बी लिखा, इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी हो गया ए। क्योंकि कहता है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए दिया है हमको, ये कम्यूट कर रहा है मतलब ए बी इक्वल टू बी ए दिया है। यहाँ पे देखिए बी ए जो दिया है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए बी का ट्रांसपोज हम लेकर चले थे और हम कहाँ पहुंच गए, ए बी पे। तो ए बी भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कब, यदि ए और बी कम्यूट करें। नेक्स्ट है ए टू द पावर m वेयर m इज नेचुरल नंबर इज आल्सो सिमेट्रिक। ए की पावर में आप कुछ भी कर दो वो आपको हमेशा क्या देगा, सिमेट्रिक ही देगा। देख लो इसका ट्रांसपोज यदि आप करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज के पावर में m, ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं। अब चूंकि ए ट्रांसपोज ए ऑलरेडी हमारा क्या लेके चले हैं, हम सिमेट्रिक लेके चले हैं, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रखो तो ये m। तो ए m का ट्रांसपोज लिए थे और हमको क्या मिल गया, ए m मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स है ए टू द पावर m, ये भी हमेशा क्या देगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा यदि ए सिमेट्रिक है तो। आगे इसके कुछ और विशेष जो रिजल्ट हैं, 5वां नंबर, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। ध्यान देंगे इस बात को, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक रहे चाहे ना रहे, है ना। यदि सिमेट्रिक्स नहीं है तब भी ए और उसके ट्रांसपोज का जो सम होगा वो हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज देख लीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए हमको, सीधी सी बात। अच्छा अब ध्यान देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि हम करते हैं तो इसके लीनियर प्रॉपर्टी से ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से एक ट्रांसपोज ऐसा हम लेंगे, ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही रहेगा यहाँ पे। ध्यान दें, प्लस ध्यान देना हमने ए ट्रांसपोज को ए क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि हमको नहीं पता कि ए सिमेट्रिक है या नहीं। हमने लिखा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स,
है ना, किसी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या देता है, ये फिर से वही मैट्रिक्स दे देता है। अब देखिए प्लस जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए हम ए प्लस ए ट्रांसपोज से चले थे और इसका ट्रांसपोज जब लिए तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल गया। तो ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक ना हो, उसके ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का यदि हम सम करते हैं देन यू विल गेट ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट 6 नंबर, 5वां नंबर समझ आया क्या? हेलो, Yes, sir. ठीक, 6 में चलते हैं। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर ऑलवेज सिमेट्रिक। दोनों, ये हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ध्यान देना। 5वें नंबर में हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे जो कि सिमेट्रिक नहीं था। 6वें नंबर पे हम कोई भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम कोई सा भी ऑर्डर का, है ना, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स भी। तो उन दोनों का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट या ट्रांसपोज कहें, और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, हमेशा सिमेट्रिक देगा। जैसे इसका जनरल प्रूफ जैसे आप देखना चाहते हैं तो इसका तो एग्जांपल से बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जांपल आप यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जनरल प्रूफ जैसे देखना चाहते हैं तो इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो हमको ए ट्रांसपोज मिलना चाहिए। तो ये रिवर्सल लॉ को फुलफिल करेगा। देखिए तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और चूंकि ए पहले था तो ये बाद में आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या दे देगा आपको, ए दे देगा, और ये मिल गया आपको ए टी। तो देखिए यहाँ से हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए थे और हमको ए ट्रांसपोज मिल गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि जैसे आप ए इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स आप लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो उसके ट्रांसपोज के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, ये 3x2 है तो 2x3 मिलेगा आपको, 1 3 5 हो जाएगा, और ये 2 4 6, ऐसा। तो ये हमारा ऑर्डर था इसका 3x2 का और ये हो जाएगा 2x3 का। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंफर्मेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। तो इसके बाद जो मैट्रिक्स जो हमारा मिलेगा वो कौन सा होगा, 3x3 का होगा। और ये 3x3 का मैट्रिक्स हमेशा आपको क्या देने वाला है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देने वाला है। तो ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप लोग, है ना, ये हमेशा सिमेट्रिक ही बनेगा। ऑलरेडी हम इसका जनरल प्रूफ देख चुके हैं ना यहाँ पे, ये रहा। तो ये हो गया सिमेट्रिक का कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा आपको क्या देने वाला है, सिमेट्रिक देने वाला है। ए इज एनी मैट्रिक्स, एनी कोई भी ऑर्डर का रेंडम, ए और उसके ट्रांसपोज का यदि हम मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करें तो हमको तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा ही, लेकिन कैसा मिलेगा वो हमेशा आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहीं पे इसको खत्म करते हैं। ध्यान देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री से हमको कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई रोल नहीं है सिमेट्रिक में, वो रियल हो कॉम्प्लेक्स हो जीरो हो सब चलेगा, लेकिन जो सेम प्लेस पे जो वैल्यू बैठेंगे वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। देखिए यदि ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव हमको कॉमन मिल जाए और वो पूरे मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, पूरे मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। जैसे ए इक्वल टू हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे ले लिया आपने 3 -3। ये ऐसा देखो, तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल दो, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 3 -3 0 ऐसा हो जाएगा। इन सभी में माइनस जैसे ही आप कॉमन निकालते हो तो 0 + 3
-3 0 और फाइनली हमको क्या मिल गया, -a मिल गया। देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स ए हमने जो बनाया, ये कैसा मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो पुराना जो हमारा मैट्रिक्स है उसके माइनस टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 टाइम, ऐसा बोल सकते हो, -1। अच्छा, इसको जब हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू -a j i। क्योंकि ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं तो रो कॉलम चेंज होगा, तो अब वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? माइनस के इक्वल हो जाना चाहिए। ये ऐसा ए आई जे इक्वल टू -a j i फॉर ऑल आई जे। अब हमेशा ये जो हम स्पेशल मैट्रिक्स की जो आगे बात कर रहे हैं, इसमें हमेशा हम डायगोनल एंट्री को प्रेफरेंस देते जाएंगे कि वो किस टाइप का होगा, है ना। इसके पहले सिमेट्रिक में कोई मतलब नहीं था, कोई भी नंबर चलेगा सिमेट्रिक के लिए। इसकी सिमेट्रिक के लिए हम देखना चाहते हैं कि डायगोनल एंट्री कैसे होना चाहिए। ध्यान देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिया था, यहाँ पे जो A1 2 3 था, यहाँ पे 2 1 देखिए, उसका माइनस टाइम था, -3, है ना। तो उसी को बोला है ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ a j i। ट्रांसपोज करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा उसमें माइनस जब हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसा सारा एलिमेंट यदि प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तब ये मैट्रिक्स हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब डायगोनल के लिए हम बात करते हैं, लेट ए आई इक्वल टू जे। तो ये डायगोनल एंट्री की बात कर रहा है, इक्वल टू यदि जे हो जाता है तो। सो ए आई जे इक्वल टू -j i, दिस इंप्लाई ए आई आई इक्वल टू -a i i। ध्यान देना, यहाँ पे हम i इक्वल टू जे कर दे रहे हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3, इस एंट्री की हम बात कर रहे हैं। तो ए आई आई इक्वल टू -a i i हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब -a i i को लेफ्ट तरफ क्या करो, ट्रांसफर करो, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 2a ai, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आई आई इक्वल टू 0। ए आई आई 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि A11 A22 A33 एंड सो ऑन, जितने भी हैं ANN, ये सारे क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। कौन से मैट्रिक्स में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मतलब यदि हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। और कुछ कुछ चीजों को आगे जैसे हम हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी लगभग ऐसा ही प्रॉपर्टी होल्ड होता है, कुछ कुछ चीजें जुड़ते जाता है। क्योंकि जब हम हर्मिशियन की बात करते हैं तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो उस केस में कुछ कुछ चीजें इसी के साथ एक जैसा ही रहेगा हूबहू, बस कुछ नई चीजें उसमें जुड़ते जाएगा। तो जब हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसका जो डायगोनल एंट्री होता है वो ऑलवेज आपका क्या देगा? वो 0 देगा। तो देखिए, जब मैं एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया था तो मैं पहले से 0 लेके चला था। 0 लेने का मतलब ये है कि जब हम वहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो डायगोनल एंट्री यदि पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी नॉन जीरो हो जाता है ना, तो माइनस जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो उस डायगोनल एंट्री में फिर से माइनस बचेगा, या माइनस था तो बाद में प्लस बचेगा, तो हमको सेम मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा भी समझ सकते हैं चीजों को दिमाग में रखने के लिए। या फिर ये सामने जो प्रूफ लिखा हुआ है, इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्री हमेशा क्या होता है? 0 होता है। 2 by 2 का था, आप चाहें तो 3 by 3 का भी कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे n×n का कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि सारे डायगोनल एंट्री यहाँ पे देखिए 0 हो गए। उसके बाद A12 जो है उसके जस्ट इक्वल हो जाएगा -A21 के। यहाँ पे देखिए, अच्छा A21 लिख दिया हूँ क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको आपको A12 ही करना है। ये हो जाएगा A12 -A12, इसी क्रम में आगे चलता जाएगा। देखिए, डायगोनल के ऊपर जो हम पॉजिटिव लिए हैं, तो डायगोनल के नीचे जस्ट क्या लेके चले? हम नेगेटिव लेके चले हैं। तो इट विल गिव A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, उसके कुछ रिजल्ट हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि यदि ए और बी हमारे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और के कोई नंबर है, देखिए, सो के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। के ए भी हमको हमेशा क्या देगा? एक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। सेम यदि a प्लस बी करते हैं हम तो उनका सम भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अभी हमने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा ना, a प्लस बी ट्रांसपोज, हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस a प्लस बी मिलना चाहिए। तो सिंपल सा है, देखिए ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है क्योंकि ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू फिर से माइनस बी क्योंकि बी भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों माइनस कॉमन निकालो तो माइनस ए प्लस बी आ गया। ये इसका प्रूफ हो गया कि यदि ए और बी स्क्यू है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट में देखिए, ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट विथ ईच अदर। एंटी कम्यूट का मतलब यदि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस बी ए के इक्वल हो जाए। कम्यूट में डायरेक्ट इक्वल होता है ए बी इक्वल टू बी ए, और एंटी कम्यूट में आपका हो जाएगा माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं तो ये देगा आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को लिख सकते हैं हम माइनस बी क्योंकि बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज को लिख सकते हैं हम माइनस ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया बी ए। अब ये कंडीशन कहता है कि इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट विथ ईच अदर, दोनों एंटी कम्यूट करें, मतलब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस ए बी लिख सकते हैं। देखिए एंटी कम्यूट की प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखे हैं। तो ए बी ट्रांसपोज से हम लेके चले थे और हमको क्या मिल गया, माइनस ए बी। तो जनरली यदि ए और बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए और बी क्या कर रहे हो, एंटी कम्यूट कर रहे हो। नेक्स्ट में है ए पावर एम इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एम इज ऑड। ध्यान देंगे एम इज ऑड। ए यदि आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से यदि ए टू द पावर एम करना चाहते हैं तो ये क्या क्या देगा आपको, देखिए यदि इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, ए एम के पावर में ट्रांसपोज करते हैं तो ये दे देगा आपको ए ट्रांसपोज पावर में एम, ऐसा। और यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज पावर में एम। अब ध्यान दें, यदि इफ एम इज ऑड, यदि एम ऑड है तभी ए पावर टी के पावर में, देखो ए ट्रांसपोज, ए हमारा एंटी कम्यूट है तो माइनस ए के पावर में एम करेंगे इसको, और इसको भी करेंगे माइनस ए के पावर में एम। ध्यान देंगे इसको, तो माइनस ए के पावर में एम आपको नेगेटिव कर देगा जब एम आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, तभी ये माइनस ए मिलेगा। और इस केस में तो पॉजिटिव हो जाएगा। और चूंकि हमको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, माइनस ए चाहिए, तो ये तभी संभव है जब एम हमारा क्या हो जाए, कोई ऑड नंबर हो जाए, विषम संख्या हो जाए। सो ए एम इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ एम इज ऑड। इवन के केस में आपको स्क्यू सिमेट्रिक नहीं देगा। फोर्थ नंबर क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलिए फिफ्थ देखते हैं। जैसे ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स था तो उसके ट्रांसपोज और ए का सम क्या हो रहा था, सिमेट्रिक हो रहा था। बिल्कुल वैसे ही ए और ए ट्रांसपोज का जो डिफरेंट है ना, वो भी आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देने वाला है। देखिए इसका जनरल प्रूफ चाहे तो आप कर सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि हम करते हैं तो ये दे देगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा। अब देखिए ए ट्रांसपोज को हम क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस है क्योंकि, अच्छा सॉरी, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दिया है ना, ध्यान देंगे इसमें। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, और बिना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी हो सकता है ना। कोई भी मैट्रिक्स हमको नहीं पता ए कैसा है तो इसको तो ए ट्रांसपोज जगह माइनस ए नहीं लिख सकते, तो ये ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, ये तो हम जान ही रहे हैं। यदि इन दोनों में हम माइनस कॉमन निकाल दें, ध्यान दें, तो माइनस ए आपका प्लस ए बचेगा यहाँ पे, और जो प्लस ए ट्रांसपोज है यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए थे और हमको माइनस में ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल गया। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि
A minus A transpose is always skew symmetric matrix. अच्छा, इसमें खास बात जो है वो क्या है कि जब भी हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसका जो डायगोनल एंट्री है वो 0 होता है ना। इसको आप लोग दिमाग में सेट रखेंगे। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। इफ एस इज अ कलेक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स वेयर ए आई जी बिलोंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है जो कि 2x3 ऑर्डर का है ना, और ये एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं। अब जब मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 2 3 4 मिलता है। देखिए A into A transpose equal to 1 2 3 4. Then cardinality of S is equal to, इसमें कितने टाइप के मैट्रिक्स होंगे और कितने होंगे टोटल, ये पूछ रहा है सवाल। देखिए अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा था कि A जो है कोई भी मैट्रिक्स हो और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा क्या देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। और सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि रियल नंबर कुछ भी रहे, है ना, उसका जो A21 या A12 जो होता है वो सेम होना चाहिए। देखिए ए ट्रांसपोज हमारा ऐसा मिलना चाहिए, सिमेट्रिक मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया है 1 2 3 4, तो क्या ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नो सर। है ना। तो इस टाइप का मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ध्यान दें कि यदि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा आ ही नहीं सकता। यदि आएगा भी तो वो कैसा आएगा, वो सिमेट्रिक आएगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब इस टाइप का हमारे पास कोई मैट्रिक्स ही नहीं होगा। तो एस जो होगा, कार्डिनलिटी एस जो होगा वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये एम्प्टी सेट होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी हमने देखा था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन कि हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है। देखिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 -1 1 2 -1, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताइए। क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन नहीं रखा हूं मैं। ये भी तो सिमेट्रिक नहीं है सर। हाँ ए भी सिमेट्रिक्स नहीं है, तो कार्डिनलिटी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है हमेशा। बट यहाँ पे जो ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया है इज नॉट सिमेट्रिक, तो ऐसा कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, है ना। तो एस जो है हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट मीन्स कार्डिनलिटी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टियों पे चर्चा करते हैं। इसके जो नोट करने वाली बात है, विशेष बातें क्या है, नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास जो नल मैट्रिक्स होता है यही वो मैट्रिक्स है जो एक समय में एक साथ सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, केवल नल मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि हमारे पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको हम यूनिक तरीका से, मतलब उसको और दोबारा नहीं बदला जा सकता, जैसा है वैसा ही। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब हम ऐसा p प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें एक पार्ट आपका सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको एक दो भाग में तोड़ सकते हैं, जिसका एक भाग हमेशा सिमेट्रिक होगा और दूसरा भाग हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है ना। ये होता कैसे है? अच्छा, इसका प्रूफ की तो आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, बताएं एक बार। हेलो। बस हाँ सर। प्रूफ थोड़ी ना लगेगा इसका। नहीं लगेगा सर। ठीक। अच्छा, इसका जो लास्ट में जो रिजल्ट जो आता है उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू। ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, ये है ना। ये देखिए ऐसा। तो ये पहला पार्ट जो है हमारा सिमेट्रिक होता है। अभी हम देखे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज को यदि ऐड करें तो हमेशा हमको सिमेट्रिक मिलता है, और ए और उसके ट्रांसपोज को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमेशा हमको उसका स्क्यू वाला पार्ट मिलता है ना। तो ये इस फॉर्म में, तो हमको कोई भी मैट्रिक्स दे देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आराम से उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को अलग अलग निकाल सकते हैं। चलिए इसी में आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सीधा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी, ऑर्डर क्या है एन क्रॉस एन, इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए थीटा इक्वल टू ए। ए थीटा मतलब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट यदि हम लेते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए, तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए, थीटा लग गया मतलब ज्यादातर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन और एक और पॉइंट आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स। इन तीनों में हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, है ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी। ए थीटा इक्वल टू ए मतलब ट्रांसपोज और कंजुगेट करने के बाद फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स जो है हमारा हर्मिशियन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट, ट्रांसपोज डायरेक्ट हो गया। ए आई जे को हमने ए जे आई कर दिया मतलब ट्रांसपोज तो हो ही गया। फॉर ऑल आई एन जे, तो अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसका डायगोनल एंट्री हमारा कैसे होना चाहिए जब हम किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। जब किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल 2 by 2 का हम लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे। हम यहाँ पे लिए 5 6 ले लिए, है ना। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा, यहाँ ले लो 1 माइनस आयोटा। ध्यान देंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री जो है हमेशा रियल होगा, है ना। रियल कैसे होगा हम आगे इसको क्लियर करेंगे, रियल क्यों हो रहा है, ताकि कहीं पर यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप उसको खुद से वहीं पे तुरंत बना सकें। रियल हो रहा है, जीरो होगा, इमेजिनरी होगा, कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसका हम ए ट्रांसपोज करते हैं तो हमको मिल जाएगा 5 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये 6। अब यहीं से ए ट्रांसपोज का हम कंजुगेट कर दिए। ये देखिए 5 1 माइनस आयोटा है तो ये 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा और ये 6। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? ये मिल गया। तो ये जो है क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज कंजुगेट करने के बाद फिर से हमको वही मैट्रिक्स पुनः मिल जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए, डायगोनल एंट्रीज के लिए। व्हेन आई इक्वल टू जे, तो जब ए इक्वल टू ए बार हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का ट्रांसपोज। अब आई इक्वल टू जे रखना है तो ये ए आई आई इक्वल टू ए आई आई का बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान दें, इसका क्या मतलब है कि ए आई आई जो है इक्वल हो रहा है ए आई आई के बार के। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसका आप कंजुगेट निकालो तो भी कोई फर्क ना पड़े, इसका तो ये मतलब है ना। और ये कब संभव है? ये संभव है केवल ये रियल नंबर में, है ना। ये तभी संभव है जब आपके पास क्या मिले, रियल नंबर मिले।
तो इसके जो डायगोनल एंट्री होंगे ना A11, A22, A33, वो सारे कहाँ से आने वाले हैं? रियल नंबर। तो जरूर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे बोला मैं, लेकिन उसका जो डायगोनल एंट्री होगा ना हर्मिशियन का, वो हमेशा आपको रियल एंट्री ही लेना पड़ेगा। तो उसी में हमने लिखा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर ऑलवेज रियल। तो यहाँ पे 3 by 3 का एक हम मैट्रिक्स जो है बनाए हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका हर्मिशियन है। तो 1 प्लस आयोटा है तो उसके जस्ट अपोजिट में आपको 1 माइनस लेके चलना है, ध्यान देना। A12 में 1 प्लस आयोटा है तो A21 में 1 माइनस आयोटा, ताकि ट्रांसपोज करने के बाद जो माइनस है वो क्या बन जाए, फिर से प्लस बन जाए। तो ये मैट्रिक्स भी आपको कंस्ट्रक्ट करने आना चाहिए, और एलिमेंट कैसे कैसे हैं उन चीजों को भी समझना है। इसी में हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यदि ए और बी हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और के कोई भी नंबर है, के कोई भी नंबर है, सो के ए इज हर्मिशियन इफ के इज रियल नंबर। ध्यान दें, इसके पहले हम के पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करते थे, है ना। यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि यदि के ए को हमको हर्मिशियन दिखाना है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? एक मिनट, क्या हो गया पेन टिप को। के ए का थीटा यदि हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? के थीटा है ना, ये दे देगा आपको, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि के इज रियल, के यदि हमारा रियल है तो के का के ही रहेगा, और ए बार का आपको क्या मिल जाएगा? ए ही मिलेगा। ध्यान दें यहाँ पे। और यदि के सपोज क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे को थोड़ी देर के लिए के को हमने लिया ए प्लस आयोटा बी, तो इसका यदि हम बार करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा हमको? ए माइनस आयोटा बी। यहाँ पे जो ए प्लस आयोटा बी होना था वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लगाने के बाद ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो किसी भी रियल नंबर का किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको हर्मिशियन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए के हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। ये के हमेशा रियल होना चाहिए। नेक्स्ट है ए प्लस बी इज हर्मिशियन। ए प्लस बी भी ऑलवेज आपको क्या देगा? हर्मिशियन देगा। बिल्कुल जैसे सिमेट्रिक में हमने प्रूफ किया था, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ है इसका, है ना। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा गहराई में नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट है ए बी इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर, सेम टू सेम, जैसे हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था। ए बी भी आपका हर्मिशियन हो जाएगा यदि ए और बी क्या कर जाए? कम्यूट कर जाए। ए एम इज हर्मिशियन, ए का पावर एम भी ऑलवेज आपको क्या देने वाला है? हर्मिशियन देने वाला है। अब इसके बाद के जो प्रॉपर्टी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिमेट्रिक में हमने देखा था। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए थीटा इज ऑलवेज हर्मिशियन। ए प्लस ए थीटा, जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता था? सिमेट्रिक होता था, बिल्कुल वैसे ही ए प्लस ए थीटा भी क्या होगा यहाँ पे? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, सेम टू सेम सिमेट्रिक्स को आपको इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन ए इंटू ए थीटा एंड ए थीटा इंटू ए बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। दोनों यहाँ पे आपको क्या देने वाले हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स देने वाले हैं। नेक्स्ट में जो इसके नोट जो बात है, नोट जो इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि कोई भी रियल सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? हर्मिशियन होता है। ध्यान दें, हमारे पास ए क्या हो जाए? सिमेट्रिक हो जाए। ए सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ए कैसा एंट्री है? इसमें रियल एंट्री है, तो इसका आप कंजुगेट करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। भाई रियल में तो कंजुगेट का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है ना। वही जो अभी आपने के लिए देखा कि रियल होना चाहिए। तो कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो हर्मिशियन हो जाएगा, उसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन
सेम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखा, बिल्कुल वैसा ही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है स्क्यू हर्मिशियन कहलाता है यदि ए थीटा इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए था, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में। यहाँ पे ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, किसी मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज कंजुगेट लें तो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो वो जो है स्क्यू हर्मिशियन कहलाता है। अब देखिए ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब ये मेन समझने वाली बात है, इसमें ट्रांसपोज तो करेंगे ही, कंजुगेट भी करेंगे, लेकिन कैसा मिलना चाहिए हमको, माइनस मिलना चाहिए। अब सबसे मेन जरूरी बात कि इस टाइप का जब हम मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, है ना, उसके डायगोनल एंट्रीज कैसे होने चाहिए। तो पहले हम डायगोनल एंट्री की चर्चा कर लेते हैं, है ना। ये कैसा हो रहा है देखिए, जैसे कि हम ए आई जे को हम ले रहे हैं माइनस ए जे आई और इसका कंजुगेट। तो यदि हम कोई मैट्रिक्स 2x2 का लेना चाहते हैं तो इसको आप 0 0 कर दो पहले, है ना। ध्यान देंगे इसमें डायगोनल एंट्री 0 होगा या फिर प्योर इमेजनरी होगा, है ना। ध्यान देंगे या तो 0 होगा या फिर प्योर इमेजनरी होने वाला है, उसको हम देखेंगे आगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप लेना चाहते हैं 3 प्लस आयोटा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो जो आप कंजुगेट किए रहोगे फिर से वही पुराना वाला ही मिल जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई है। ध्यान देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए केवल रियल नंबर का ही यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होने वाला है। और वो जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो हर प्लेस पे वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव है तो दूसरी जगह पे भी पॉजिटिव, 1 2 पे पॉजिटिव है तो 2 1 पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा। तो ये एग्जांपल हो गया। अब देखिए इसके हम डायगोनल एंट्री की बात करते हैं। इफ आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जे होगा तो क्या होने वाला है, ए आयोटा आयोटा इक्वल टू माइनस ए आई आई का कंजुगेट। ध्यान देंगे इसको। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि रियल नंबर है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री यदि कॉम्प्लेक्स से है तो उसको एग्जाम्पल के रूप में, सपोज ए आई आई क्या है, एक ए प्लस आयोटा भी है ना, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कौन से कंडीशन को फुलफिल करेगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई कंजुगेट। तो ए प्लस आयोटा बी की जगह में हमने ये रख दिया। कंजुगेट जब लगाएंगे तो जो प्लस आयोटा था वो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा ये। तो देखिए दोनों तरफ आयोटा बी प्लस प्लस है, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, ए इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए को लेफ्ट तरफ लेके आओगे तो 2a इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए और ए जुड़ जाएगा, तो ए इक्वल टू सीधा आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, ए इक्वल टू 0 मिलता है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चला था, जेड इक्वल टू, या ए आई लिखो ज्यादा सही है, ए आई आई इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी लेके चले थे, और ए जो रियल पार्ट है वो क्या हो गया, इस कैलकुलेशन से रियल पार्ट क्या हो गया, 0, तो हमारे पास क्या बचा, केवल आयोटा बी बचा। और ये कैसा एंट्री है मैट्रिक्स का, डायगोनल एंट्री है ये, है ना। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका इमेजनरी, प्योर इमेजनरी। सर आपने 0 कंसीडर कैसे किया, या तो 0 हो या फिर प्योर इमेजनरी हो। तो देखिए कोई भी हमारे पास यदि 0 एलिमेंट है तो इस 0 को तो हम आयटा इंटू 0 लिख सकते हैं ना, देखिए आयटा इंटू 0 लिख सकते हैं। तो जैसे ये रियल पार्ट 0 दे रहा है और इमेजनरी पार्ट केवल मिल रहा है इसमें, तो 0 भी तो हम इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में यूज कर सकते हैं ना। तो इस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एंट्री होगा ना, या तो वो प्योर इमेजनरी होगा या फिर 0 होगा, दोनों नहीं लेंगे, रियल और इमेजनरी दोनों एक साथ नहीं लेंगे। So the diagonal entries of the skew Hermitian matrices are either 0 or purely imaginary. अच्छा ए थीटा इक्वल टू ए लिख दिया हूँ, ए माइनस ए है ना, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए 3x3 के लिए ये आपको दे देगा ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ उसके प्रॉपर्टी और रिजल्ट के बारे में चर्चा किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रिजल्ट की चर्चा करते हैं, है ना, कि ए और बी हमारे पास कोई दो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और के कोई भी नंबर है ना,
के कोई भी नंबर है, सो के ए इज स्क्यू हर्मिशियन इफ के इज रियल। ध्यान दे, यहाँ पे फिर से वही रियल वाली कंडीशन, वही बताया था, कॉन्जुगेट करेंगे तो ए प्लस रहेगा, वो ए माइनस हो जाएगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है तो अलग अलग नंबर मिल जाएगा, तो वो फिर स्क्यू हर्मिशियन नहीं बन पाएगा। इसलिए के हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो स्केलर लेंगे वो हमेशा रियल होना चाहिए। ए प्लस बी इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन, सेम प्रूफ इसके पिछले जैसा। ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन इफ ए एंड बी एंटी कम्यूट, यदि ए और बी दोनों एंटी कम्यूट कर जाएं तब ए बी भी क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। एकदम हूबहू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टियां जैसा है ये। ए पावर एम इज स्क्यू हर्मिशियन इफ एम इज ऑड। ऑड इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि इसका जब पावर करेंगे और हल करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए ना प्रोडक्ट, है ना। यदि पॉजिटिव मिल गया, ए पावर एम इक्वल टू प्लस ए मिल गया, तो स्क्यू हर्मिशियन कहाँ से होगा, फिर वो तो हर्मिशियन हो जाएगा। तो एम को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, कि यदि ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए थीटा भी क्या होगा, हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए थीटा। अब नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जो एक साथ दोनों हो सकता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। अगला पॉइंट इसी में, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने लिया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिकली उसके एक हर्मिशियन पार्ट और स्क्यू हर्मिशियन पार्ट के रूप में उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए भी हो जाएगा, ए प्लस ए थीटा अपॉन टू प्लस ए माइनस ए थीटा अपॉन टू। तो ये दे देगा आपको, ए प्लस ए थीटा हमेशा हर्मिशियन होता है और ए माइनस ए थीटा हमेशा क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो इस प्रकार ए को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पी प्लस क्यू के फॉर्म में। अब अगला मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कहेंगे यदि ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करें, या फिर ए या ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ध्यान देंगे इसमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टियां देखेंगे। जैसे हम स्क्यू सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ खास बातों को हमने चर्चा किया, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसी चर्चा करेंगे कि कौन से कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम एंट्री लें किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो ऑर्थोगोनल कैसे बनेगा, है ना। तो जैसे ए हमने लिया यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 0 0 1, तो ये जो इस टाइप का मैट्रिक्स है यदि इसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आई मिलेगा। बी हमने ले लिया 0 1 0 1 0 0 0 0 1, तो इस टाइप का मैट्रिक्स भी आपको क्या देने वाला है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देने वाला है। ध्यान देंगे इसमें, है ना। इसमें खास बातें हम देखेंगे कि रो के हर एक एलिमेंट को यदि स्क्वायर करके ऐड करें तो आपको हमेशा आई मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, है ना। और एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। इसका स्पेशली प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे वैसी होता है ना। तो ये जो इस टाइप का मैट्रिक्स है वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि आपको एलिमेंट कैसे लेना है। तो ये ए और ये बी, दो एंट्री हमने लिया 3 × 3 का, है ना। आप ए के रूप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी ले सकते हो, 1 0 0 1। इसका आप ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दे देगा, ये आई दे देगा, आइडेंटिटी। अब नोट में कुछ विशेष बातें कि एक्चुअल में किस टाइप का जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स में कि वो आपको ऑर्थोगोनल देगा। तो पहला जो है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, वो है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस टाइप के जितने भी 2 × 2 के मैट्रिक्स मिलेंगे आपको, फॉर ऑल थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा हमेशा। नेक्स्ट है, यदि हम 3 × 3 का कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा। इस टाइप का भी मैट्रिक्स भी हर एक थीटा के लिए क्या देता है, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देता है। मतलब यहाँ से यदि आप बी ट्रांसपोज करोगे तो आपको हमेशा आई मिलेगा, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर भी आपको आई मिलेगा,
आइडेंटिटी मिलेगा। देखिए, यदि इसके रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 देने वाला है। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करो तो फिर से 1 मिलने वाला है। मतलब रो के हर एक एलिमेंट को यदि स्क्वायर करके सम करें तो हमें यदि 1 मिलता है तो ये एक कंडीशन मिलेगा किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल होने के लिए। और दूसरा होगा कि पहले रो के एलिमेंट को दूसरे रो के उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सम करें। मतलब कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। देखिए, दोनों सेम एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने पे पहले रो और दूसरे रो के एलिमेंट को यदि हम गुणा करें तो एक नेगेटिव मिलेगा और एक पॉजिटिव मिलेगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्चुअल में वो कैसे आ रहा है उसको यहाँ पे नोट पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू आयोटा, सॉरी आयोटा बोलता हूँ, आइडेंटिटी आई। तो ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कि ए को हम ऑर्थोगोनल कब कह रहे हैं, जब इस कंडीशन को वो फुलफिल करे। ये तो ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया एन क्रॉस एन का, ये रहा पहला मैट्रिक्स। दूसरा उसका हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 ऐसा। ये भी आपका एन क्रॉस एन हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, लेफ्ट साइड को पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो तो यहाँ पे पहला कॉलम ही बना हुआ है, तो सेम एलिमेंट है, तो सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर, a13 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस a1n का स्क्वायर। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 a21 प्लस a12 a22 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में क्या मिलेगा, a1n इंटू में a2n। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते गए और लास्ट में पहले रो का अंतिम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 का a1 के साथ, ध्यान देना इस पहले रो का इस अंतिम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट जो एलिमेंट मिलेगा हमको ये ऐसा मिल जाएगा। ऐसी ही सारे एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स मिला ए ट्रांसपोज और राइट साइड में दूसरा मैट्रिक्स मिला जो कि आइडेंटिटी है, और दोनों क्या कह रहा है, इक्वल है कह रहा है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमने देखे हुए हैं पहले से कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, एक तो दोनों सेम ऑर्डर के होना चाहिए और साथ ही साथ उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होने चाहिए, एकदम इक्वल सेम टू सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यदि हम ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहे हैं, हमने इक्वल लिखा हुआ है, तो ये इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, इसका जो दूसरा एलिमेंट है पहले रो का इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए पहले रो के। इसी प्रकार सब आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी से हम कंक्लूजन निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि देखिए कि किसी भी रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके यदि हम सम करें, देखिए a11 स्क्वायर a12 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यहीं से ये रिजल्ट आया। अब अगला देखिए a11 a21, पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे रो के उसका संगत दूसरा एलिमेंट प्लस a12 a22, फिर से पहले रो का दूसरा एलिमेंट और दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट a22, फिर से मल्टीप्लाई किया और ऐड किए, ऐसे सबको ऐड करते गए तो ये दूसरा एलिमेंट बना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मिला, यहाँ पे आपको दूसरा एलिमेंट मिल गया, तो ये भी क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। देखिए, तो ये दो कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा, बाकी के लिए और मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमको क्या मिलता है कि यदि ए हम कहते हैं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होगा ही होगा। उसके अलावा इफ एंड ओनली इफ, और किन चीजों से हम उसको चेक कर सकते हैं, पहला कंडीशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए शुड बी 1। जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एक रो के हर एक एलिमेंट का यदि स्क्वायर करके आप सम करो तो आपको हमेशा 1 मिलना चाहिए। पहले रो को स्क्वायर करके जोड़ दिए 1 मिलेगा, दूसरे रो के सारे एलिमेंट को वर्ग करके जोड़ दिए फिर से 1 मिलेगा, ऐसा। नंबर 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी टू डिफरेंट रो। ध्यान देना, दो अलग अलग डिफरेंट रो लेके चलना है। पहले रो के हर एक एलिमेंट को दूसरे रो के उसके संगत एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसको यदि हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, यदि वो आपका मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इन दो चीजों से हम पहचानेंगे, इन दो प्रॉपर्टियां से, कि कोई मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल है या नहीं। क्लियर हुआ क्या ये इतना?
यस सर। ठीक। हमेशा चीजें कैसे आया इस पर आप वर्क करेंगे ना, तो वो जो प्रॉपर्टी है या रिजल्ट है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कैसे आया क्यों आया, है ना। इस पर जैसे आप वर्क करते हैं तो चीजें लंबा समय तक दिमाग में रहेगा। अब इसी में इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, देन उन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। ए बी और बी ए भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ए का पावर आप कुछ भी कर दो नेचुरल नंबर, फिर से वो हमेशा आपको क्या देने वाला है, ऑर्थोगोनल देने वाला है। ये कुछ दो विशेष प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स देख रहे हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम यूनिटरी कहेंगे इफ ए थीटा ए का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको आइडेंटिटी मिलेगा। सेम है। ऑर्थोगोनल की बात हम ट्रांसपोज के लिए करेंगे और यूनिटरी मैट्रिक्स की बात हम हर्मिशियन मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट के लिए बात करेंगे, है ना। इस चीज को ध्यान देंगे। इसीलिए पहले भी बोला था कि जब हम यूनिटरी मैट्रिक्स हर्मिशियन इसकी हर्मिशियन की बात करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एंट्री की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में आप क्या ले सकते हैं कि ए इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या है, वो रियल नंबर है और रियल नंबर हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन होता है ना। तो उसका और उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी दे देगा। यहाँ पर भी बी थीटा करोगे तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सी हमने एक 3x3 का आइडेंटिटी से हट के एग्जांपल लिया हुआ है, 0 1 0 आयोटा 0 0 0 0 -1। यहाँ पर भी देखिए जैसे हमने ऑर्थोगोनल में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट जो किया था ना, बिल्कुल वैसा ही कंस्ट्रक्ट किया है, बशर्ते इसमें एंट्री क्या ले लिया हमने, कॉम्प्लेक्स एंट्री ले लिया। अब यहाँ पर भी हर एक रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे ना तो आपको 1 मिलने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। बशर्ते ध्यान देना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स एंट्री की बात करेंगे तो हम वहां पे मॉडुलस लेके चलना है अपने को, है ना। प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे अभी हमने प्रूफ देखा कि कैसे स्क्वायर का सम 1 हो रहा था, प्रोडक्ट का सम 0 कैसे हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही ये भी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी यूनिटरी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स कहलाएगा यदि और केवल यदि ए थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू ए थीटा ए। और उसके बाद भी दो शर्तें और है हमारे पास। इन दोनों प्रोडक्ट करने के अलावा मैट्रिक्स को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो जो है यूनिटरी है या नहीं। उसके लिए ये पहला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए इज 1। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई जे जो है उसके मॉडुलस ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना। और ये जेड इंटू जेड बार को हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस जेड का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए आई जे का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। और इसी में ही आगे बढ़ते जाएगा समीशन आई फ्रॉम 1 to n एंड जे आल्सो वेरी फ्रॉम 1 to n हो जाएगा। ये देखिए ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, पहला पॉइंट ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन एनी रो। किसी भी रो के एलिमेंट को आप लेंगे और दूसरे रो के एलिमेंट को कैसे लेना है आपको, कंजुगेट ऑफ एलिमेंट इन एनी अदर रो। दूसरे रो के एलिमेंट का क्या लेके चलना है आपको, कंजुगेट लेके चलना है। क्योंकि ए थीटा हो रहा है तो ए में तो नॉर्मल एलिमेंट होंगे, लेकिन ए थीटा जब आप करोगे तो उसका कंजुगेट का एलिमेंट मिल जाएगा ना अपने को तो अगले रो में। तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके आप यदि आप सम करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। मतलब ऐसा ए आई जे और ए आई जे मॉडुलस करोगे, ऐसा कंजुगेट लोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 0 देगा। ये सेकेंड वाला हो गया। तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी की जो प्रॉपर्टियां हैं लगभग एक जैसा ही है, उसके एंट्रीज भी लगभग एक जैसे ही हैं। बस यूनिटरी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स एंट्री लेके चलना है और कंजुगेट पे इस पे आपको वर्क करना है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। तो लगभग दोनों एक जैसा ही है, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी। बस एंट्रीज थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक में रियल होगा, एक में कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों हो सकता है। इसी में यदि ए और बी यूनिटरी हैं एन ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए भी क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। चाहे ए से बी का गुणा करो या बी का ए से, आपको हमेशा यूनिटरी ही मिलना है। और नेक्स्ट है ए का पावर आप एम कुछ भी ले लो,
हमेशा क्या देने वाला है, यूनिटरी देने वाला है, यदि ए आपका क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो।